हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासी विद साक्षी। तो आज की मेरी वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें कि फर्स्ट टॉपिक है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, accessory ducts, glands and external genitalia। जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है। पेल्विस रीजन यानी कि बिलो एब्डोमेन जो रीजन होगा उसको पेल्विस रीजन बोलते हैं। और इसमें क्या क्या होता है, एक पेयर ऑफ टेस्टिस होगा, कुछ असेसरी डक्ट्स होंगी, ग्लैंड्स होते हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। टेस्टिस को जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं और जो बाकी असेसरी डक्ट्स हैं या ग्लैंड्स हैं या एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो क्या हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि ह्यूमन मेल में जो पीनिस ऑर्गन होता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, पर ऐसा नहीं है। ये जो टेस्टिस का पेयर है यानी कि जो दो टेस्टिस हैं वो क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ऐसा क्यों, इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, स्पर्म प्रोडक्शन का काम टेस्टिस करते हैं। और जो सेकंड फंक्शन होता है इनका वो क्या होता है, स्क्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स। तो इस वजह से जो है इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं। बोलने का मतलब है कि अगर स्पर्म प्रोडक्शन ही नहीं होगा और अगर हार्मोन्स जो हैं, सेक्स हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज नहीं होंगे तो जो है बाकी ऑर्गन्स का कोई काम नहीं रह जाता। यानी कि जो प्राइमरी फंक्शन है अगर वो ही नहीं हो रहा है तो इनका कोई काम नहीं है। तो इस वजह से जो है टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं और इनको जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं। और एक बात, जो असेसरी डक्ट्स हैं और जो ग्लैंड्स हैं उनको जो है इंटरनल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी के इनसाइड होंगे। और ये जो पीनिस और यूरिथ्रा हैं इनको क्या बोलेंगे हम, एक्सटर्नल जेनिटिलिया या एक्सटर्नल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं। अगर हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का फंक्शन देखें, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का तो हमने देख लिया, टेस्टिस का कि स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है और हार्मोन स्क्रीट कर रहे हैं। अब जब टेस्टिस में जो है स्पर्म प्रोडक्शन हो चुकी होती है तो उसको जो है फीमेल जेनिटेलिया तक ट्रांसपोर्ट करना होता है। वो कैसे होता है, वो इन्हीं असेसरी ऑर्गन्स की हेल्प से होता है। यानी कि स्पर्म को कंडक्ट करना, स्पर्म की मैच्योरेशन, स्पर्म की स्टोरेज और स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने का जो फंक्शन है वो इन्हीं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का होता है। इसी वजह से ये सारे जो है सेकेंडरी फंक्शन हैं, इस वजह से इनको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं। मतलब अगर स्पर्म प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो इनका कोई रोल नहीं रह जाता। ये जरूरी हैं, पर सबसे पहले नेसेसरी जो है वो टेस्टिस का होना है, क्योंकि उसमें स्पर्म प्रोडक्शन होती है। इसी वजह से टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। सबसे पहले हम स्क्रोटम के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रोटम, द स्क्रोटम इज अ पाउच ऑफ पिगमेंटेड स्किन एज ए क्यूटेनियस फाइब्रोमस्कुलर सैक अराइजिंग फ्रॉम द लोअर एब्डोमिनल वॉल एंड हैंगिंग बिटवीन द लेग्स। मान लो ये कोई एक ह्यूमन मेल है तो स्क्रोटम किस पार्ट को बोलेंगे, ऐसा पार्ट, ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगी। कहाँ पे होगी, लेग्स के बिटवीन, ठीक है, लेग्स के बीच में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगी, उसको क्या बोलेंगे हम, स्क्रोटम। अगर मैं इस पार्ट को थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं तो स्क्रोटम जो है ये वाला पोर्शन जो है, इतना पोर्शन क्या है, स्क्रोटम। स्क्रोटम में जो है आप दो राउंड शेप की टेस्टिस देख सकते हो। ये जो राउंड शेप की मैंने बनाई है रेड और ब्लू कलर से, ये क्या है, दो टेस्टिस हैं, ठीक है। स्क्रोटम को अगर हम देखें तो ये जो है, ये वाला पोर्शन है, ये क्या है, एब्डोमिनल वॉल है। ये वाला वॉल जो है ये एब्डोमिनल वॉल है। इसके जो लोअर पोर्शन से, एब्डोमिनल वॉल की लोअर पोर्शन से एक पाउच अराइज होगा, उसको क्या बोलते हैं हम, स्क्रोटम। नेक्स्ट है, स्क्रोटम इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टेम्परेचर रेगुलेटर ऑफ टेस्टिस। Scrotum helps in maintaining the low temperature of the testis, that is 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the normal internal body temperature.
नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अब जो स्क्रोटम है, आप ये सोचो कि जो स्क्रोटम है वो बॉडी से बाहर क्यों होता है, टेस्टिस को लेके ये बॉडी के बाहर क्यों होता है, ठीक है। तो ये इसलिए बाहर होता है क्योंकि जो स्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है, उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 34 डिग्री या 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में चाहिए होता है। और देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए कितना चाहिए होता है, 34 टू 35 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो बॉडी का टेम्परेचर होगा, यानी कि जो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, उससे जो है 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर होना चाहिए टेम्परेचर स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, जो टेम्परेचर चाहिए होता है। तो इसी वजह से जो टेस्टिस होती हैं वो एब्डोमिनल वॉल से नीचे स्क्रोटम में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो स्क्रोटम है, जो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसका काम क्या है, टेम्परेचर रेगुलेटर है। ये एक तरह का टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है ताकि टेस्टिस में स्पर्म की फॉर्मेशन हो सके। इस प्रोसेस को थर्मोरेगुलेशन भी बोलते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं स्क्रोटम के दो काम हैं, एक तो क्या करना, टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखना, मेंटेन करके रखना, और दूसरा फंक्शन देखें अगर हम स्क्रोटम का, तो ये क्या करता है, जो टेस्टिकल हैं उनको क्या कर रहा है, ये होल्ड करके रख रहा है, या हम बोल सकते हैं प्रोटेक्ट करके रख रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसमें भी स्क्रोटम हेल्प कर रहा है, क्योंकि अगर टेस्टिस का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो इनमें जो है स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से हम ये सब स्क्रोटम के फंक्शंस देख सकते हैं। द स्मूथ मसल्स, डार्टोस एंड क्रीमेस्टर help in changing the position of the testes to keep them at proper temperature in the scrotum। हमें पता है ह्यूमन मेल में क्या है, एब्डोमिनल वॉल है, तो इसके एंटीरियर पोर्शन में क्या होगा, दो पैसेज होंगे, और उन पैसेज को क्या बोलेंगे, इनग्विनल कैनाल। ह्यूमन मेल के केस में ये जो इनग्विनल कैनाल हैं ये काफ़ी लार्ज साइज की होती हैं। तो इनसे क्या होता है, जो क्रीमेस्टर मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स, क्योंकि हमें पता है एब्डोमिनल वॉल भी क्या होती है, स्केलेटल मसल होती है, तो जो क्रीमेस्टर मसल्स होती है वो एब्डोमेन से किसको लिंक करके रखती है, स्क्रोटम। तो इन इनग्विनल कैनाल से क्या होगा, जो क्रीमेस्टर मसल्स हैं वो एब्डोमेन से आएंगी और क्या करेंगी, स्क्रोटम को ऐसे ज्वाइन कर देंगी एब्डोमिनल वॉल से। क्योंकि ह्यूमन की जो एब्डोमिनल वॉल होती है वो स्केलेटल मसल होती है, तो जो क्रीमेस्टर मसल्स हैं वो भी क्या हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, और जो डार्टोस मसल्स होती हैं वो स्मूथ मसल्स होती हैं। क्रीमेस्टर मसल्स का मेन फंक्शन क्या होता है, ड्यूरिंग विंटर जब हमें पता है एक्सटर्नल जो टेम्परेचर होता है एनवायरनमेंट का वो काफ़ी लो चला जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में टेस्टिस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है 35 या 34 से 35 डिग्री सेल्सियस, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्रीमेस्टर मसल क्या करती हैं, स्क्रोटम को जो है एब्डोमेन की तरफ पुश कर देती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करती हैं, टेम्परेचर रेगुलेटर और हम बोल सकते हैं स्क्रोटम की पोजीशनिंग में हेल्प करती हैं। जो डार्टोस मसल्स होती हैं वो काफ़ी स्मूथ मसल्स होती हैं, ये देखो मैंने ग्रीन कलर से जो बनाई हैं डार्टोस मसल्स। इनका क्या फंक्शन होता है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ये काफ़ी स्मूथ मसल्स होती हैं, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो स्क्रोटम के साइज़ को कॉम्पैक्ट कर देती हैं, मतलब इसका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ कर देंगी। तो इस तरीके से जब इन मसल्स की हेल्प से जो है स्क्रोटम बॉडी की साइड जो है पुश हो जाएगा, और उस वजह से बॉडी टेम्परेचर से जो है टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन कर लिया जाता है। तो ये फंक्शन था इन मसल्स का। नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो है टेस्टिस। टेस्टिस आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन मैन। दे आर सॉफ्ट, स्मूथ, पिंकिश ओवल ऑर्गन्स अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 to 3 सेंटीमीटर थिक। तो हम इस बारे में पढ़ चुके हैं कि जो टेस्टिस होते हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि उनका मेन फंक्शन क्या होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन करना और सेक्स हार्मोन स्क्रीट करना, ठीक है। तो इस वजह से इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं। ये सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं, पिंकिश कलर के होते हैं, और अगर इनको बाहर से देखें तो ये पिंक कलर के होते हैं,
और ओवल शेप के होते हैं। लेंथ जो है इनकी 4 to 5 सेंटीमीटर वेरी करती है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होगी एक टेस्टिस की, और 2 to 3 सेंटीमीटर जो है वो थिक होता है। ईच टेस्टिस का जो वेट होता है अप्रॉक्सीमेटली 12 ग्राम होता है, और स्क्रोटम में इनकी पोजीशन थोड़ी ओब्लिक होती है, यानी कि थोड़े से टेढ़े होंगे, ये एकदम स्ट्रेट पोजीशन में नहीं होंगे। इस डायग्राम में आप ट्रांसवर्स सेक्शन देख सकते हो टेस्टिस का, जिसमें कि सारी डक्ट्स दिखाई गई हैं, जिनका काम क्या होता है, स्पर्म को कंडक्ट करना, स्टोरेज करना, मैच्योरेशन करना और फिर ट्रांसपोर्ट कर देना। ठीक है, तो ये आगे आगे जैसे आएगा मैं आपको वैसे वैसे एक्सप्लेन करती जाऊंगी। अभी आगे हमने और डिटेल में पढ़ना है इसको। ड्यूरिंग अर्ली फर्टाइल लाइफ द टेस्टिस डेवलप इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द किडनी, देन दे डिसेंड्स इनटू द स्क्रोटम। 7 मंथ तक ये जो दोनों टेस्टिस हैं ये फीटस के एब्डोमेन में होती हैं। आफ्टर 7 मंथ क्या होता है, ये जो दोनों टेस्टिस हैं ये इंग्विनल कैनाल से स्क्रोटम के इनसाइड आ जाती हैं। ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperms are produced. Seminiferous tubules are about 70 centimeter long and are tightly coiled. आप देख सकते हो ये टेस्टिस की स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होगा 250 कंपार्टमेंट्स होंगे एक टेस्टिस में। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। देखो ये कंपार्टमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे 250 होंगे कम से कम एक टेस्टिस में। मैंने यहाँ पे सिर्फ 5-7 ही बनाए हैं, पर इन कंपार्टमेंट्स को क्या बोलेंगे हम, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली coiled seminiferous tubules in which sperms are produced. अब ये जो कंपार्टमेंट्स हैं ये वाले 250 कंपार्टमेंट्स, जिनको कि हम क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इनमें क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाए हैं ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है, मतलब स्पर्म्स जो बनते हैं वो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं। यहाँ पे मैंने एक एक ही बनाया है, एक एक कंपार्टमेंट में। ये 1 से 3 हो सकते हैं, मतलब किसी में 1 हो सकता है, किसी में 3 हो सकते हैं, 1 से 3 वेरी कर सकते हैं। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल काफ़ी ज़्यादा हाईली क्वाइल्ड और टाइटली पैक्ड होंगे। तो अगर देखा जाए, अगर एक टेस्टिस में अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो हैं वो 250 हैं, तो 2 टेस्टिस में कितने होंगे, अबाउट 500। और अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हम देखें, अगर एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, तो हमें पता है कि उसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने हैं, 250। तो हम 250 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली 750, अगर हम 3 मान के चलें कि एक एक कंपार्टमेंट में 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे एक टेस्टिस में। और दोनों टेस्टिस में कितने होंगे, अप्रॉक्सीमेटली 1500, अगर एक कंपार्टमेंट में 3 हो। अगर वेरी कर रहे हो तो मतलब मैक्सिमम हम मान सकते हैं कि इतने तो होने ही चाहिए। और इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या हो रहा है, स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है। द टेस्टिस इज सराउंडेड बाय 3 लेयर्स, फर्स्ट ट्यूनिका वैजिनैलिस, सेकेंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया, थर्ड ट्यूनिका वेस्कुलोसा। टेस्टिस को जो है 3 लेयर सराउंड करके रखती हैं, या हम बोल सकते हैं कवर करके रखती हैं। फर्स्ट जो लेयर है वो है ट्यूनिका वैजिनैलिस। ये देखो मैंने ये लेयर जो पहली लेयर बनाई है ये क्या है, ब्लैक कलर से जो है ट्यूनिका वैजिनैलिस। उसके बाद जो ये मैंने रेड कलर से बनाया है वो क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। एंड थर्ड है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, कंपार्टमेंट्स के जो बाहर है। तो इस तरीके से ये 3 लेयर्स हैं। मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं था तो इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनियम एंड सर्टोली सेल्स।
सर्टोली सेल्स ऑल्सो कॉल्ड नर्व सेल्स और सस्टेंटेकुलर सेल्स। मैंने आपको बताया कि जो टेस्टिस होते हैं उसके अंदर 250 क्या होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या होगा, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं थी तो इन 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मैंने थोड़ा स्मॉल साइज में बनाया है और एक को थोड़ा बड़ा साइज का बनाया है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं उनके पास 2 टाइप के सेल होते हैं। फर्स्ट कौन से हैं, मेल जर्म सेल, जिनको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियम। ये वाले सेल्स बनाए हैं मैंने रेड कलर से, ये क्या हैं, स्पर्मेटोगोनियम। और जो दूसरे सेल होते हैं, दूसरे कौन से सेल बताए हैं इन्होंने, सर्टोली सेल्स, ठीक है। और ये वाले सेल हैं, ये क्या हैं, सर्टोली सेल्स हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये जो सर्टोली सेल्स हैं, आप देख सकते हो ब्लू कलर से जो मैंने बनाए हैं सेल्स, ये क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। किसकी हेल्प से, टाइट जंक्शंस की हेल्प से। ये देख सकते हो आप, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। टाइट जंक्शंस ऐसी जंक्शंस होती हैं जो 2 सेल्स को ज्वाइन कर देती हैं और इनसे क्या होता है, इनसे कुछ भी पास नहीं हो सकता फिर जब ये सेल को ज्वाइन कर देंगी, ठीक है। तो ये टाइटली जो है बाइंड कर देती हैं सारे जितने भी यहाँ पे सर्टोली सेल्स होंगे या नर्व सेल्स होंगे एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। और ये जो स्पेस बीच में रह जाता है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, स्पर्मेटोगोनियम। ये जो स्पर्मेटोगोनियम सेल हैं, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन करना, ठीक है। टेस्टिस में क्या होगा, टेस्टिकुलर लोब्यूल होंगे, उसमें क्या होंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप के सेल पढ़े हमने, एक क्या पढ़ा, नर्व सेल, और उनको सर्टोली सेल भी बोल सकते हैं। और दूसरे कौन से सेल पढ़े, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम का क्या फंक्शन है, ये क्या करते हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये स्टेम सेल्स होते हैं, तो स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि कभी भी डिवाइड होकर न्यू सेल्स बना सकते हैं। The Sertoli cells provide mechanical support, protection and nourishment to the developing spermatozoa. सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, जो डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ होते हैं, यानी कि जो डेवलपिंग स्पर्म्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्ट करके रखेंगे उनको, और नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। नर्स सेल्स को अगर हम उन नर्स से को रिलेट करें जो हॉस्पिटल में होती हैं, तो वो उनका भी क्या काम होता है, वो हमारी केयर करती हैं, टाइम टू टाइम हमें खाना देंगी। ठीक वैसे ही ये वाले सेल्स होते हैं, नर्स सेल्स, ये भी क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं अपने स्पर्मेटोजोआ को, डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को, और क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। जो डेवलपिंग स्पर्म्स होते हैं उनको खाना देंगे, एक तरह से नरिशमेंट देंगे। ऑल न्यूट्रिएंट्स, गैसेज एंड वेस्ट एक्सचेंज्ड between the developing spermatozoa and the blood vessels around the seminiferous tubules pass via the Sertoli cells। तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स लेके आ रही होती हैं या फिर गैसेस का एक्सचेंज करती हैं या वेस्ट को बाहर लेके जाती हैं, वो भी किसके थ्रू अंदर जाती हैं, सर्टोली सेल से ही वो पास होके डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ तक पहुंचती हैं। Sertoli cells also synthesize an androgen binding protein ABP that concentrates testosterone in seminiferous tubule। जो ये नर्व सेल्स होती हैं, सर्टोली सेल्स, ये क्या करती हैं, एक एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट करती हैं, सिंथेसाइज करती हैं, और उनका काम क्या होता है, जो एंड्रोजन हार्मोन होता है, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन, उसको जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में रोक के रखना, मतलब, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स। द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसीज contain small blood vessels and interstitial cells or leading cells. Leading cells synthesize and secrete testicular hormones called androgens, for example testosterone, मेल सेक्स हॉर्मोन्स। अभी तक हमने 2 सेल्स के बारे में पढ़ा जो कहाँ पे थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। कौन कौन से, नर्व सेल्स और स्पर्मेटोगोनियम। अब आते हैं तीसरे टाइप के सेल्स, उनको क्या बोलेंगे, लीडिंग सेल्स, और इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोल सकते हैं क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर होंगे और टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर होंगे। हमने अभी तक क्या पढ़ा
कि स्क्रोटम में क्या होगा, 2 टेस्टिस होंगी। टेस्टिस में क्या होता है, ईच टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। यहाँ पे मैंने एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को दिखाया है जिसमें क्या है, 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करते हैं, उनमें जो है 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक नर्व सेल्स और दूसरे स्पर्मेटोगोनियम। नर्व सेल्स जो हैं इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और सेक्स हार्मोन को अंदर रोक के रखते हैं, और जो स्पर्मेटोगोनियम सेल हैं वो क्या करते हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं। अब आते हैं तीसरे टाइप के सेल जो हैं वो हैं लीडिंग सेल्स, उनको इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। लीडिंग सेल जो होते हैं वो उनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये टेस्टिकुलर हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, एंड्रोजन्स। फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन को ये रिलीज करेंगे, या हम बोल सकते हैं स्क्रीट करते हैं, और वो टेस्टोस्टेरोन फिर कहाँ जाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, और वहाँ पे उसको कौन रोक रहा था, नर्व सेल्स। ठीक है, तो अब आपको पिछला वाला पॉइंट भी समझ आ गया होगा। नर्व सेल्स क्या कर रही थी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट कर रही थी, और वो प्रोटीन क्या कर रही थी, अंदर ही टेस्टोस्टेरोन को रोक के रख रही थी, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हमें पता है स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। अब कुछ लोगों का ये मानना होता है कि असली मर्द वही है जिसके पास लीडिंग सेल्स हैं, क्योंकि लीडिंग सेल क्या कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट कर रहे हैं, और टेस्टोस्टेरोन आगे जाके क्या करता है, स्पर्म की फॉर्मेशन करता है। पर अगर देखा जाए असली मर्द वो नहीं है जिसके पास ये सब है, मतलब एक पाउच में क्या मर्दानगी लेके घूमना। असली मर्द तो वो हैं जिनके पास अच्छी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो कि दूसरे जेंडर को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं। तो वैसे तो ये वाले सेल्स तो, लीडिंग सेल्स तो एक रेपिस्ट के पास भी होंगे, या ऐसे मेल के पास भी होंगे जो औरत को सिर्फ क्या समझता है, ऑब्जेक्ट समझता है, या हम बोल सकते हैं बच्चा पैदा करने की मशीन समझता है। ठीक है, तो ऐसे मर्दों को हम असली मर्द कैसे बोल सकते हैं, मतलब एक पाउच में क्या मर्दानगी लेके घूमना, जिनके पास अच्छी वैल्यूज़ होती हैं, जो यहाँ से सोचते हैं असली मर्द वही है। ठीक है, मैंने सोचा पढ़ा ही रहे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान भी ज़रूरी है। अगर हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से हार्मोनल कंट्रोल के बारे में जान लें कि कैसे जो है हार्मोन्स स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, तो ह्यूमन मेल के ब्रेन के सेरिब्रम पार्ट में हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, हार्मोनल ग्लैंड। वो क्या करता है, जीएनआरएच स्क्रीशन करता है। जीएनआरएच की स्क्रीशन करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जब ये जीएनआरएच स्क्रीशन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचती है, ये ग्लैंड भी कहाँ होता है, ब्रेन में ही होता है। तो इस ग्लैंड में जब जीएनआरएच पहुंचता है तो वो क्या करता है, गोनेडोट्रोपिन की स्क्रीशन करता है, यानी कि एफएसएच और एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की स्क्रीशन करता है। एक और नाम भी है इसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो एलएच है ये क्या करता है, लीडिंग सेल में जाता है। तो लीडिंग सेल कौन से हैं, ये वाले। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से कहाँ पे जाएगा, लीडिंग सेल्स में, तो ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन की स्क्रीशन करता है। अब जब टेस्टोस्टेरोन की स्क्रीशन हो जाएगी तो वो कहाँ जाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्पर्मेटोगोनियम सेल के पास चला जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे क्या करेगा, स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। दूसरा जो है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जब ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा तो कहाँ पे जाएगा, सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स में। ये जो नर्व सेल्स हैं इनमें क्या पहुँच जाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इनको क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा इन नर्व सेल्स को, क्या करने के लिए, कि तुम एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करो। अब सर्टोली सेल क्या करेंगे, एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट करेंगे, और ये क्या करेंगी, टेस्टोस्टेरोन को अंदर ही बाइंड करके रख लेंगी, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बाइंड करके रख लेंगी, या हम बोल सकते हैं कैप्चर कर लेगी, पकड़ के रख लेगी। ठीक है, ताकि टेस्टोस्टेरोन जो है बाहर ना निकल जाए, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, दोबारा से बाहर भी निकल सकता है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो ब्लड वेसल्स से मूव करता है, तो कुछ टेस्टोस्टेरोन तो स्पर्मेटोगोनियम सेल में चला गया और स्पर्म की प्रोडक्शन कर दी, पर कुछ जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो कहाँ पे चला जाएगा,
बॉडी में चला जाएगा, क्योंकि वो ब्लड वेसल से मूव कर रहा है तो बॉडी सेल्स में चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, मेल्स के केस में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये हार्मोन सिग्नल देते हैं और अनदर हार्मोन रिलीज होते हैं और फिर किस में हेल्प होती है, स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और कंट्रोल करते हैं। अब जब बॉडी में लार्ज अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन बन जाता है, मतलब मेल को अब और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की नीड नहीं होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो नेगेटिव फीडबैक सेंड करता है, मतलब खुद को ही ब्लॉक कर देगा। कैसे, देखो टेस्टोस्टेरोन जब लार्ज अमाउंट में बन जाएगा बॉडी में कि अब नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक सेंड करेगा किसको, हाइपोथैलेमस ग्लैंड को, और वो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, जीएनआरएच की सिक्रीशन को स्टॉप कर देगा। जैसे ही जीएनआरएच की सिक्रीशन स्टॉप होगी, वो आगे जो है एफएसएच और एलएच की सिक्रीशन स्टॉप कर देगा। कैसे, क्योंकि जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कोई सिग्नल नहीं जाएगा तो इनकी सिक्रीशन भी स्टॉप हो जाएगी और अल्टीमेटली आपको पता है ना, लीडिंग सेल्स में जाएगा एलएच और फिर टेस्टोस्टेरोन अपने आप बनना बंद हो जाएगा। ठीक ऐसे ही क्या होता है, जो एफएसएच भी है वो भी अपनी इनहिबिशन खुद कर देता है। कैसे, जब वो एफएसएच क्या करता है, सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है, एक तो एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाने के लिए ताकि वो टेस्टोस्टेरोन को रोक पाए, अंदर ही कैप्चर कर ले, और इनहिबिन रिलीज करता है ताकि वो जो इनहिबिन है वो जाके क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस में एफएसएच की सिक्रीशन को स्टॉप कर देते हैं, मतलब जीएनआरएच की सिक्रीशन स्टॉप कर देंगे। जीएनआरएच जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में नहीं जाएगा तो वो एफएसएच सिक्रीट नहीं करेगा, और एफएसएच सिक्रीट नहीं होगा तब वो सर्टोली सेल को स्टिमुलेट नहीं करेगा और अल्टीमेटली ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। बोलने का मतलब है कि इनको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है ब्लॉक करने के लिए, ये खुद को खुद ही ब्लॉक कर देते हैं जब इन एक्स्ट्रा अमाउंट में बन जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन मेल में स्पर्म के प्रोडक्शन या टेस्टोस्टेरोन जब रिलीज होता है 13 इयर्स ओल्ड के होते हैं जब ह्यूमन मेल, इस एज पे जो है स्पर्म प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और वो कब तक चलता है, 80 इयर्स तक कम से कम जो है स्पर्म प्रोडक्शन होती रहती है, और कुछ मेल में तो लाइफ टाइम जो है स्पर्म प्रोडक्शन होती रहती है। तो हमने पढ़ा कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसके दो मेन काम हैं, एक तो टेस्टिस की डेवलपमेंट को मेंटेन करना और दूसरा क्या है, सेकेंडरी सेक्स करैक्टरिस्टिक्स को प्रमोट करना। ये सेकेंडरी सेक्स करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फर्स्ट है ग्रोथ ऑफ टेस्टिकल्स, यानी कि जो टेस्टिस हैं उनकी ग्रोथ करना, उनको जो है उनकी डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, जो जेनिटल एरिया होगा वहाँ पे जो है हेयर आने लग जाएंगे, तो वो क्या होते हैं, एक टाइप के सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है चेस्ट बिकम्स लार्जर, जो चेस्ट का साइज होगा वो भी काफ़ी लार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ आर्मपिट हेयर, आर्म्स के नीचे भी क्या होगा, हेयर की ग्रोथ हो जाएगी, मसल्स की ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ा देता है, उसकी वजह से मसल्स की जो ग्रोथ होगी वो बढ़ जाएगी, बोन ग्रोथ भी बढ़ने लगेगी। नेक्स्ट करैक्टर है वॉइस बिकम्स डीप, मतलब कि जो मेल की वॉइस होगी वो वॉइस मॉड्यूलेशन हो जाएगी, मतलब वॉइस में भी चेंज आ जाएगा, बोलने का जो तरीका है वो पहले अलग होगा और बाद में थोड़ा अलग हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आप लोगों को। क्या होता था जब हम 6-7 क्लास में होते थे तो जो लड़कों की आवाज़ होती थी तो वो ऐसे पतली सी होएगी, मान लो मुझसे कॉपी मांगने आते हैं तो वो बोलेंगे साक्षी कॉपी दे दे अपनी, मतलब इतनी पतली भी नहीं होगी पर पतली होती थी। पर वही लड़के जब 8th-9th क्लास में पहुँचे तो उनकी आवाज़ में एकदम से भारीपन सा आ जाता था, मतलब अलग सी आवाज़ होती थी उनकी। मतलब अगर वो कुछ मुझसे मांगेंगे, मान लो बोलते हैं साक्षी अपनी नोटबुक देगी, मतलब आवाज़ जो है वो अलग हो जाती थी। उस टाइम मैं सोचती थी कि शायद इन लड़कों ने ना ठंडा पानी पी लिया है तो उस वजह से जो है इनका जो गला है वो बैठ गया है। उस टाइम इतनी समझ नहीं होती थी, पर अब समझ आता है कि वो किस वजह से होता था। ठीक है, चेंजिंग द शेप ऑफ फेस एंड स्केलेटन, जो फेस की शेप होगी वो भी चेंज हो जाएगी और स्केलेटन की भी, फेस के स्ट्रक्चर में भी चेंज आ जाएगी, हाइट भी बढ़ जाती है, मतलब पहले जो लड़के हमसे छोटे होते थे वो एकदम से ही बढ़ने लग जाते हैं। तो ये सब जो है सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स हैं।
और भी कई फंक्शंस होते हैं इसके टेस्टोस्टेरोन के, जैसे कि ये पीनिस की स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, एसेसरी डक्ट्स की स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। तो ये और जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं तो उनकी जो स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करके रखता है। तो ये जो है सारे जो हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, किसी ह्यूमन मेल के, जो कि कब होते हैं, जब उनमें टेस्टोस्टेरोन जो है बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और ह्यूमन मेल में इस एज पे आके फिर क्या होता है, एकदम से फेस पे भी हेयर आना शुरू हो जाता है, बियर्ड आना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद जो है बॉडी पे भी हेयर हो जाते हैं, मतलब एकदम से गुरीला टाइप बन जाते हैं, ये बोल सकते हैं हम। तो ऐसा नहीं है, पर कुछ मतलब हेयर ग्रोथ होने लग जाती है। तो ये सब जो है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर हैं ह्यूमन मेल के। द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडमिस, वास डिफरेंस। एनसीईआरटी में जो है इन्हीं 4 डक्ट्स के बारे में बताया गया है कि ये एक्सेसरी डक्ट्स हैं किसके लिए, स्पर्म कंडक्ट करने के लिए, फिर उनको ट्रांसफ़र करने के लिए, या स्टोरेज के लिए, या हम बोल सकते हैं मैच्योरेशन के लिए। पर अगर देखा जाए तो और भी कई डक्ट्स हैं जो भी एक्सेसरी उसमें आ सकती हैं, जैसे कि ट्यूबुलाई रेक्टाई, और फिर इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा एट्सेट्रा। जितनी भी जो डक्ट्स हैं वो भी क्या हैं, एक्सेसरी डक्ट्स हैं। पर क्योंकि एनसीईआरटी में उनको नहीं वो बताया गया है, तो मेन जो है ये वाली डक्ट्स जो हैं एक्सेसरी डक्ट्स हैं। नेक्स्ट है द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा एफ्रेंसिया थ्रू रेटेटेस्टिस। ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है कि ये हमें पता है टेस्टिस हैं, ठीक है, और इनके अंदर क्या है, ये कंपार्टमेंट्स हैं। 250 जो थे टेस्टिकुलर लोब्यूल थे, उनमें जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। वो कहाँ पे ओपन हो रहे हैं, जाके रेटेटेस्टिस में। और रेटेटेस्टिस की हेल्प से जो है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं वो वासा एफ्रेंशिया में ओपन हो रही हैं। ये जो रेड कलर की मैंने ट्यूब्स बनाई है ये वासा एफ्रेंशिया है, और ये जो ट्यूब का एक नेटवर्क सा बनाया है ये रेटेटेस्टिस है। The vasa efferentia leave the testis and open into epididymis located along the posterior surface of each testis. अब ये जो vasa efferentia ducts हैं ये क्या करेंगी, ज्वाइन करेंगी और एक बड़ी ट्यूब में जाके ओपन हो जाएंगी, ठीक है। और उस ट्यूब को क्या बोलेंगे, एपिडिडमिस। देखो इस डायग्राम से हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जब स्पर्म की प्रोडक्शन हो जाती है तो इनको जो है टेस्टिस से बाहर भी लेके जाना होता है। वो किसका काम होता है, इन सब एक्सेसरी डक्ट्स का काम होता है। तो सबसे पहले जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स को बाहर लेके जाती है वो क्या है, ट्यूबुलाई रेक्टाई। ये जो मैंने स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स बनाई हैं रेड कलर से, ये क्या है, ट्यूबुलाई रेक्टाई। नेक्स्ट जो ट्यूब्स हैं वो क्या हैं, रेटेटेस्टिस। ट्यूबुलाई रेक्टी जो है रेटेटेस्टिस में ओपन होती है जाके। और इसके बाद जो ट्यूब्स हैं वो कौन सी हैं, वासा एफ्रेंसिया, या इनको एफरेंट डक्ट्स भी बोल सकते हैं। ये क्या करती हैं, टेस्टिस से जो स्पर्म्स को बाहर लेके जाएंगी वो कौन सी डक्ट्स हैं, वो हैं एफरेंट डक्ट्स। इनको वासा एफ्रेंसिया भी बोल सकते हैं। और फिर ये कहाँ पे जाके ये क्या करेंगी, काफ़ी ज़्यादा ट्यूब्स जो हैं एक कॉमन ट्यूब में जाके ज्वाइन हो जाएंगी, और वो ट्यूब क्या है, एपिडिडमिस, ठीक है। ये काफ़ी लॉन्ग डक्ट होती है और इसमें क्या होता है, स्पर्म की मैच्योरेशन होती है, यानी कि स्पर्म मैच्योर होंगे, मोटिलिटी भी स्पर्म्स को यहीं पे मिलेगी। और बाय चांस अगर इजैकुलेशन नहीं होती है तो स्पर्म कहीं ना कहीं तो स्टोर रहेंगे ना बॉडी में। तो वो कहाँ पे रहते हैं, जो टेम्परेरी स्टोरेज होती है स्पर्म की वो एपिडिडमिस में होती है। और कुछ स्पर्म्स अगर ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे रहें तो उनकी डेथ भी हो जाती है यहीं पे। स्क्रोटम से अगर हम बोलें कि स्क्रोटम से बाहर कौन लेके जाती है, ऐसी कौन सी डक्ट है जो स्पर्म्स को स्क्रोटम से बाहर लेके जाती है, वास डिफरेंस, ठीक है। ये क्या करती हैं, स्क्रोटम से जो है स्पर्म्स को बाहर लेके जाती हैं, कहाँ पे, एब्डोमेन में। और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होते हुए कहाँ पे ज्वाइन कर देती हैं, यूरिथ्रा में। यूरिनरी ब्लैडर में आपको पता है यूरिन स्टोर होता है, जो कि कहाँ से आता है, जो कि यूरिटर्स जो हैं किडनी से लेके आती हैं यूरिन को और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर देती हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये जो मेरे दोनों हाथ हैं ये यूरिटर्स हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, किडनी से यूरिन को लेके आ रहे हैं
और ये जो मेरा दुपट्टा है ये मान लो आप क्या है, वास्ट डिफरेंस है, जो क्या कर रहा है, यूरेटर के ऊपर से लूप की फॉर्म में आ रहा है दोनों साइड से, ठीक है, और आके यूरिथ्रा में ज्वाइन हो जाता है। तो इस तरीके से वास्ट डिफरेंस यूरेटर्स के ऊपर से होते हुए आता है और यहाँ पे जो है सेमिनल वेसिकल की स्क्रीशन उसमें मिल जाती है, जो कि एक टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, और दोनों मिलके सेमिनल वेसिकल और वास्ट डिफरेंस मिलके एक डक्ट बनाते हैं, ठीक है। ये जो स्मॉल इतनी सी मैंने डक्ट बनाई है, इतनी सी, ये क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट है। ये डक्ट जो है सेमिनल वेसिकल और वास्ट डिफरेंस के आपस में ज्वाइन करने से बनती है और कहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाती है, यूरिथ्रा में। इजैकुलेटरी डक्ट में भी स्पर्म स्टोर होके रहते हैं जब तक कि इजैकुलेशन नहीं हो जाती। ये जो एक पेयर है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड का, या हम बोल सकते हैं दो जो ग्लैंड हैं सेमिनल वेसिकल, ये क्या करते हैं, एक टाइप का फ्लूइड स्क्रीट करते हैं, और हम ये भी बोल सकते हैं कि फ्लूइड स्टोर करते हैं। तो क्या होता है, जो फ्लूइड है वो इवेंचुअली क्या बन जाता है, सीमन का पार्ट बनता है। मतलब एक तरह से सीमन में जो है 10% तो स्पर्म होंगे, बाकी 60% जो फ्लूइड होगा वो सेमिनल वेसिकल स्क्रीट करेंगे। मतलब हम बोल सकते हैं कि 60% सीमन का जो कंपोनेंट होगा वो सेमिनल वेसिकल बनाएगा। फर्स्ट ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ दिस फ्लूइड आर, फर्स्ट कंपोनेंट फ्रक्टोज, फ्रक्टोज अ शुगर दैट प्रोवाइड्स स्पर्म विद एनर्जी। सेकेंड, alkaline fluid which help to neutralize the acidic nature of the male urethra and female vagina. Phosphorus and potassium which help sperm movement. फ्रक्टोज जो है एक टाइप का शुगर होता है, वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को, और जो पोटाशियम और फॉस्फोरस होते हैं वो स्पर्म की मोटिलिटी के लिए हेल्पफुल होते हैं। मतलब मूवमेंट जो है स्पर्म की उनकी हेल्प से होती है, वो फ्लूइड में मौजूद होते हैं, जो कौन स्क्रीट करता है, सेमिनल वेसिकल। और ये फ्लूइड जो है एल्केलाइन नेचर का होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि हमें पता है यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन है वो भी इस रास्ते से ही आएगा, और जो स्पर्म्स हैं वो भी इसी रास्ते से बाहर आएंगे, ठीक है, यूरिथ्रा से ही बाहर आएंगे। मतलब दोनों की टाइमिंग अलग होगी पर आएंगे एक ही रास्ते से। अब ये जो यूरिथ्रा होता है ये यूरिन की वजह से जो है थोड़ा एसिडिक होता है, तो अगर फ्लूइड जो सेमिनल वेसिकल जो फ्लूइड हो, और जो सेमिनल वेसिकल फ्लूइड स्क्रीट करता है वो एल्केलाइन नेचर का होता है, ठीक है। तो इस वजह से जब स्पर्म इस रास्ते से बाहर आते हैं तो क्या होता है, जो एल्केलाइन फ्लूइड होता है वो इस एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज कर देता है, और सेम केस फीमेल के वेजाइना में भी होता है। मतलब वहाँ पे भी जो एसिडिक इन्वायरमेंट होगा उसको ये फ्लूइड क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। प्रोटीन्स लाइक सेमिनोजेलिन विच फॉर्म्स अ जेल लाइक प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड स्पर्म। यहाँ से जो फ्लूइड स्क्रीट होता है उसमें एक प्रोटीन भी होती है, कौन सी, सेमिनोजेलिन। वो क्या करती है, स्पर्म के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगी। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन्स दैट हैव ए रोल इन लोअरिंग द फीमेल इम्यून रिस्पॉन्स टू सीमन। इस फ्लूइड में एक हार्मोन भी होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, जो क्या करता है, जो फीमेल इम्यून सिस्टम होता है उसके रिस्पॉन्स को कम कर देता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो स्पर्म्स भी होते हैं, या हम बोल सकते हैं जो सीमन होता है, वो भी क्या होता है, एक तरह से फॉरेन पार्टिकल है, या हम बोल सकते हैं एंटीजन होता है। क्यों, जब वो फीमेल वेजाइना के अंदर या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है डिलीवर होगा, तो जो फीमेल बॉडी का इम्यून सिस्टम होगा वो उसके अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से जो ये हार्मोन है प्रोस्टाग्लैंडिन, ये फीमेल इम्यून सिस्टम को लोअर कर देता है, उसके रिस्पॉन्स को। तो स्पर्म जो है इजीली एंटर हो जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। सेकेंड टाइप के जो ग्लैंड्स हैं वो कौन से हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। इनका क्या फंक्शन है, द प्रोस्टेट ग्लैंड क्रिएट्स अ वाइट फ्लूइड विच फॉर्म्स 25 to 30% ऑफ सीमन। ये जो ग्लैंड है ग्रीन कलर से जो मैंने ग्लैंड बनाया है यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे, तो ये जो ग्लैंड है इसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। बाकी दोनों ग्लैंड्स जो हैं सेमिनल वेसिकल और बल्बो यूरिथ्रल जो हैं पेयर में हैं, ये
सिंगल है। ये क्या करता है, एक फ्लूइड क्रिएट करता है, वाइट फ्लूइड, जो कि सीमन का 25 to 30% जो पार्ट होता है वो इसके फ्लूइड से बनता है। फ्लूइड कंटेन्स फॉस्फेट, लाइसोजाइम्स, स्पर्मिन, सिट्रेट एटसेट्रा। ये जितने भी कंपोनेंट हैं वो इस फ्लूइड के होते हैं। इट्स सिक्रीशन एक्टिवेट्स द स्पर्म्स एंड प्रिवेंट द सीमन फ्रॉम कोगुलेशन। जो प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीशन होती है, मतलब जो सीमन का पार्ट प्रोस्टेट ग्लैंड से बनता है, उस फ्लूइड का क्या काम होता है, ये स्पर्म को एक्टिवेट करता है जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाता है। और दूसरा क्या काम है, ये कोगुलेशन को प्रिवेंट करता है। मतलब जो फ्लूइड होगा, जो सीमन होगा, उसको ये क्या करेगा, काफ़ी थिन रखता है, तो उसमें जो है स्पर्म जो है इजीली मूव कर सकते हैं। थर्ड टाइप के जो ग्लैंड्स हैं वो है बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स। The secretions of the bulbourethral glands also helps in the lubrication of the penis. थर्ड टाइप के जो ग्लैंड हैं वो कौन से हैं, बल्बोयूरिथ्रल। ये भी जो है पेयर में मौजूद होंगे, मतलब दो ग्लैंड होंगे। इनका भी क्या काम है, ये भी एक फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, और उस फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या होता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। तो इस तरीके से ये जो तीनों ग्लैंड हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूरिथ्रल, इनसे जो सिक्रीशन आती है वो क्या करती है, 90% सीमन का जो पार्ट होता है वो इन तीन ग्लैंड से होता है, बल्बोयूरिथ्रल, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से। नेक्स्ट है पीनिस। द पीनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो पीनिस की। ये क्या होता है, मेल का जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है उसको पीनिस बोलते हैं। ये इसके इनसाइड आप देख सकते हो यूरिथ्रा, जो कि यूरिन पास करती है, और स्पर्म्स भी इसी रास्ते से बाहर आते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ द पीनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। अगर हम पीनिस का यहाँ से सेक्शन जो है कट कर देते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। पीनिस में जो है स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं, 3 टाइप के टिश्यू होते हैं। एक जो है क्या है, कॉर्पस स्पोंजियोसम। यहाँ से क्या होता है, जो यूरिथ्रा है वो इसी टिश्यू से पास होती है। इस टिश्यू को क्या बोलते हैं, कॉर्पस स्पोंजियोसम। और जो दूसरे 2 टिश्यूज हैं, स्पेशल टिश्यूज पीनिस के इनसाइड, उनको क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये वाले टिश्यू होते हैं, इनमें जो है ब्लड वेसल्स होती हैं, या हम बोल सकते हैं ब्लड आर्टरीज होती हैं, जो कि एक्साइटमेंट के टाइम पे क्या करती हैं, ब्लड से फिल हो जाती हैं। और उस वजह से जो पीनिस होता है, जो मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, वो क्या हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, या हम बोल सकते हैं इरेक्ट हो जाता है। और पीनिस में इरेक्शन की वजह से इंसेमिनेशन होती है। इंसेमिनेशन टर्म का मतलब है कि जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल वेजाइना में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, या हम बोल सकते हैं कि स्पर्म्स को जो है डिपॉजिट कर दिया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। द enlarged end of penis called the glans penis is covered by a loose fold of skin called foreskin। ये वाला एंड है पीनिस का, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लांस पीनिस। और ये स्किन है, ये इसको कवर करके रखती है, इस स्किन को क्या बोलते हैं, फोरस्किन। पीनिस में ये स्किन जो है ऊपर से तो ज्वाइन होती है, पर यहाँ से जो है ये लूज होती है, ठीक है, यहाँ से जो है ये लूज है, मतलब नीचे जाके ज्वाइन नहीं किया है इसने। इस स्किन को यहाँ से कट भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये पीनिस का पूरा स्ट्रक्चर है, जो कि क्या है, मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, और जिसकी हेल्प से जो है स्पर्म ट्रांसफ़र होते हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स। जब एक्साइटमेंट के टाइम जो है पीनिस इरेक्ट हो जाता है, जब उसके स्पेशल टिश्यूज़ में ब्लड फिल हो जाता है, तो उस वजह से इरेक्शन हो जाती है पीनिस की, और इंसेमिनेशन का जो प्रोसेस है वो होता है। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, अगर हम उसको एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझने की कोशिश करें, तो हमने देखा कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या हो रहा था, स्पर्म प्रोडक्शन हो रही थी, या हम बोल सकते हैं स्पर्म फॉर्मेशन हो रही थी। फिर जो है ट्यूबुलाई रेक्टाई उन स्पर्म्स को कहाँ पास कर रही थी, रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस डक्ट्स जो है स्पर्म्स को कहाँ पास कर रही थी, वासा एफ्रेंशिया में। वासा एफ्रेंशिया स्पर्म्स को कहाँ लेके जा रही थी,
एक लॉन्ग और बड़ी ट्यूब जो थी उसमें लेके जा रही थी एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस में जो है टेम्परेरी स्टोरेज होती है स्पर्म्स की, जब तक कि इजैकुलेशन ना हो जाए तो उस टाइम तक जो है ये यहाँ स्टोर रहते हैं और यहाँ पे इनकी मैचुरेशन होती है। फिर हम बोल सकते हैं कि स्पर्म को मोटिलिटी भी प्रोवाइड होती है यहाँ पे, और अगर स्पर्म्स इजैकुलेट ना हो तो वहाँ पे उनकी डेथ भी हो जाती है, मतलब ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे रहे तो उसके बाद जो है स्पर्म्स कहाँ पास कर दिए जाते हैं, वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया जो है स्पर्म्स को स्क्रोटम से बाहर लेके जाता है, और जो वासा एफरेंशिया है वो टेस्टिस से बाहर लेके आती है स्पर्म्स को। तो इस तरीके से ये याद रखना टर्म्स। और यहाँ पे जो है फिर क्या होता है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड से फ्लूइड स्क्रीट होता है और वो स्पर्म के साथ मिक्स हो जाता है और एक डक्ट बनती है, इजैकुलेटरी डक्ट। सेमिनल वेसिकल और वासा डिफरेंशिया आपस में ज्वाइन करके एक डक्ट बनाते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। उसमें जो है वो सीमन पास कर दिया जाता है। फिर क्या होता है कि नेक्स्ट जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है यूरिनरी ब्लैडर के नीचे, तो वो क्या करता है, वो भी कुछ फ्लूइड मिक्स करता है स्पर्म्स में और कहाँ पास कर देता है, यूरिथ्रा में। यूरिथ्रा में जो है स्पर्म्स में एक और स्क्रीशन ऐड होती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से, और फिर इस तरीके से सीमन बन जाता है। और फिर सीमन को जो है फीमेल वेजाइना में इंसेमिनेशन कर दिया जाता है, या हम बोल सकते हैं ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। जो है जो स्पर्म्स होते हैं या जो सीमन होता है वो कहाँ पे पास हो जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। तो इस तरीके से ये पूरा जो है सिस्टम वर्क करता है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आज का मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया है क्योंकि इसमें मैंने एक एक कंसेप्ट को थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। तो इस वजह से जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, या हम बोल सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का, स्पर्म फॉर्मेशन का, वो हम अनदर वीडियो में करेंगे। और आगे भी अभी काफ़ी सारे टॉपिक्स और हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड भी हैं। तो जैसे जैसे उन टॉपिक्स पर मेरी वीडियो रेडी हो जाएगी मैं अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।